नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए हम बात कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़ जो कि आईटीआई टीओ यानी ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा के अंतर्गत आपको देखने को मिल रही। और इसके हमने ऑलरेडी दो प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए हैं, प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2। आपको प्लेलिस्ट में जाना है तो प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पुराने जो वर्षों के पेपर है वो भी मिल जाएंगे। साथ ही इसका सिलेबस मैंने कवर कराया हूँ कंप्लीट डिटेल में, यहाँ पे पूरा वो मिल जाएगा। ऐसे आपको प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 5 ऐसे आगे चलकर जो एग्ज़ाम है उसमें आपको एक के बाद एक ऐसे मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि डेली लेकर आऊं, परंतु डेली नहीं आए तो एक दिन के अंतर में जो है आपको ये जो टेस्ट सीरीज़ है, ये प्रैक्टिस सेट है, वो देखने को मिल जाएंगे। आगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं डिटेल क्लासेस भी लेकर आऊँगा। तो आपका जो एक प्रकार से मतलब सहयोग है, सहयोग मतलब आप अगर अच्छे से देखोगे कंटिन्यू या पूरा पूरा वीडियो देखोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर सकूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट जो 3 है उसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, 75 से 80 क्वेश्चन का एक सेट हमारा होता है, तो इसको हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा एम एस वर्ड मतलब जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें पूर्व निर्मित जो टेबल होता है यानी कि प्री डिफाइन जो टेबल हो जाता है, पहले से बना होता है, उसको क्या कहते हैं? जो सामान्य टेबल लेआउट तक आसान पहुंच प्रदान करता है, यानी कि पहले से बना वाला जो टेबल है ऑटोमेटिक यहाँ पे बन जाता है। तो चलिए हम जो है सीधे आपको मैं प्रैक्टिस करके ही दिखाता हूँ। एम एस वर्ड में जैसे हम चले, यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं और यहाँ चल के हम नया टेबल बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? इंसर्ट में जाएंगे, टेबल ग्रुप में जाएंगे और आपको टेबल मिलेगा, एक तो लेआउट वाला, दूसरा मिलेगा इंसर्ट टेबल, तीसरा मिलेगा ड्रॉ टेबल, फिर मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, फिर स्प्रेडशीट वाला। उसके बाद जो बने बनाए हैं वो कहलाते हैं क्विक टेबल। तो क्विक टेबल में क्या होगा? क्विक टेबल में सीधे आप ऐसे क्लिक कर दो कोई भी टेबल पर, जैसे क्लिक करिए टेबल बनकर आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होने वाला है पहले से बने बनाए टेबल को हम क्या बोलेंगे? क्विक टेबल बोलेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्विक टेबल। ठीक है, सी नंबर का राइट आंसर होगा। तो क्विक टेबल हमने देख लिए। ऐसे इंसर्ट टेबल के अंतर्गत देखोगे तो इंसर्ट टेबल है, ड्रॉ टेबल है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है, स्प्रेडशीट और क्विक टेबल लास्ट में आपको देखने को मिल जाता है। ड्रॉ टेबल से क्या होता है? ड्रॉ टेबल से मैनुअली आप जो है पेंसिल की मदद से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जिसमें आप नॉर्मली इस प्रकार आप कोई टेक्स्ट लिख दोगे तो उसको टेक्स्ट से टेबल में बदल सकते हैं आसानी से। टेबल स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन टैब के माध्यम से। इसके अलावा लेआउट से आप क्या चेंज कर सकते हैं? लेआउट से आप मर्ज है, स्प्लिट है, जो मैंने पहले भी बताया था आपको। डिटेल क्लास जो एम एस वर्ड की होगी उसमें आप जाकर देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ऐसे स्प्रेडशीट मतलब इंसर्ट में जाओगे तो एक्सेल की स्प्रेडशीट में जो काम करोगे वो टेबल के फॉर्म में आपके एम एस वर्ड में इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देख सकते हैं हम यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो मैंने बताया था आपको सॉफ्टवेयर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो ही प्रकार के हो जाते हैं। एक तो हो जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हो जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब ज़रूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के आधार पर अगर देखें तो हर एक व्यक्ति द्वारा अलग अलग जो एप्लीकेशन उपयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं एप्लीकेशन। उसके अलावा जो सबसे बेसिक है, जो हर एक कंप्यूटर में ज़रूरी होता है, हर एक डिवाइस में, उसे बोल देते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो सबके लिए ज़रूरी होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है बोल रहा है? तो एडोब रीडर हर एक व्यक्ति पीडीएफ नहीं पढ़ेगा तो हर एक व्यक्ति को नहीं लगेगा। एमएस ऑफिस हर एक व्यक्ति को नहीं लगेगा। इसके अलावा वेब ब्राउज़र भी अगर इंटरनेट उपयोग कर रहा व्यक्ति तो ही लगेगा, पर प्रिंटर का ड्राइवर हर एक व्यक्ति को लगेगा। तो यहाँ पे प्रिंटर का ड्राइवर जो है राइट आंसर है, क्योंकि प्रिंट निकालना स्वाभाविक सी बात हर एक कंप्यूटर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रिंटर का ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आ जाता है। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे तो आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये सारी चीज़ें मिल जाती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाता है, विंडोज़ लाइनेक्स, डिवाइस ड्राइवर आ जाते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में जाते हैं। इसके साथ ही डिवाइस ड्राइवर बोले तो प्रिंटर का ड्राइवर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन कर लेता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ये सारे बेसिक फंक्शंस को मैनेज कर लेता है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। इसके अलावा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी हो जाता है, जैसे ऑप्टिमाइजेशन करना, एंटीवायरस है, डिस्क क्लीनअप है, बैकअप टूल्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या मिल जाती है आपको? यूटिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एस वर्ड 2010 या 2013, 16, 19 कुछ भी हो सकता है। इसमें जो टेबल होते हैं उसमें पंक्ति बोले तो रो और स्तंभ बोले तो कॉलम जोड़ने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा ऑपरेशन संभव नहीं है? तो देखिए
जब हम टेबल जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हम टेबल में चले यहाँ पे, तो टेबल में चले तो यहाँ देखिए आपको रो मिल रही है। तो रो में अगर ऊपर और नीचे रो जोड़ना है तो आप कहाँ जाओगे, टेबल लेआउट में। टेबल लेआउट में जाओगे तो आपको रो जोड़ने के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे, इंसर्ट एबव और इंसर्ट बिलो, यानी कि ऊपर और नीचे। ऐसे ही अगर आप कॉलम जोड़ना चाहते तो इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट, यानी कि कितने ऑप्शन मिल रहा है आपको, टोटल 4 यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ भी 4 है परंतु एक ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है। तो इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट तो हो गया कॉलम के, इंसर्ट बिलो और इंसर्ट एबव ये हो जाएंगे रो के। तो यहाँ पे एबव नहीं है, यहाँ पे एक्रॉस है, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था कौन सा ऑपरेशन संभव नहीं है, तो गलत वाला ही हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको दिखा दिया हूँ सारी चीज़ें जो आपका प्रैक्टिकल है उसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट 2010 या कोई भी वर्जन हो 2007 के ऊपर, उसमें स्लाइड को एडिट और डिज़ाइन करने के लिए कौन सा या किस पेन का उपयोग किया जाता है। स्लाइड को एडिट और डिज़ाइन करने के लिए हम उपयोग कर लेते हैं पावर पॉइंट में, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप कल चल कर देखेंगे तो यहाँ पे ये स्लाइड पेन होता है, मतलब एडिट और डिज़ाइन करने के लिए। इस पर क्लिक करोगे, जो भी चीज़ों पे क्लिक करोगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। और इसको बोलते हैं नॉर्मल व्यू। किसको बोल देते हैं, ये जो डिज़ाइन कर रहा है इसको बोल देते हैं नॉर्मल व्यू। व्यू अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं, जैसे हम चलेंगे व्यू में तो आपको नॉर्मल व्यू मिल जाता है डिज़ाइन के लिए, आउटलाइन हो जाता है, ये सब टेबल आपके आउटलाइन फॉर्म में मिले जाएंगे जो स्लाइड है। उसके बाद आपका स्लाइड सॉर्टर, ये कस्टमाइज़ करने के लिए, सॉर्टिंग करने के लिए हो जाता है। नोट्स पेज, नोट्स लिखना है। रीडिंग, ये जो आपका स्लाइड शो होता है उसी के जैसा रीडिंग व्यू भी हो जाता है। बाकी मास्टर्स हो जाते हैं, यानी कि अगर हमको हर एक जैसी, मतलब एक जैसी जो फॉर्मेटिंग हर एक में चाहिए तो आप यहाँ मास्टर्स का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें स्लाइड मास्टर, हैंडआउट्स मास्टर और नोट्स मास्टर देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे पावर पॉइंट के अंतर्गत। तो यहाँ किस पेन का उपयोग कर लेते हैं भाई, यहाँ पे हम जो है एक प्रकार से जो आपका स्लाइड पेन है, स्लाइड पेन जो साइड में आपको देखने को मिल जाता है, स्लाइड पेन का उपयोग करके हम क्या कर लेते हैं, किसी भी स्लाइड को एडिट और डिज़ाइन कर सकते हैं। डी नंबर का राइट आंसर है। इसके अलावा बाकी चीज़ें जैसे नोट्स पेन है, तो नोट्स पेन नोट लिखने के लिए काम आ जाता है, जो स्लाइड के सबसे नीचे की ओर रहता है। स्टेटस बार, स्लाइड के बारे में डिटेल होती है, जैसे नंबर है, पेज का व्यू है, क्या है, भाषा, लैंग्वेज, जूम लेवल कितना है। टाइटल बार, प्रेजेंटेशन का नाम और एप्लीकेशन का नाम दिखता है। नॉर्मल व्यू, जिसमें हम सारा काम कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्लाइड सॉर्टर मतलब स्लाइड को थंबनेल के फॉर्म में दिखाता है और इधर उधर व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट का मतलब जावास्क्रिप्ट आदर्श है किस कार्य के लिए, मतलब जावास्क्रिप्ट क्या काम करता है मुख्य रूप से। तो यहाँ पे बोला गया HTML में गणना को सरल बनाता है। इसके अलावा वेब सर्वर पर स्टोरेज की आवश्यकता को कम कर लेता है। क्लाइंट के लिए डाउनलोड समय बढ़ाता है। और जो उल्लेखित में से कोई नहीं, तो यह वाला भी नहीं होगा। डाउनलोड समय बढ़ाता है, ये भी नहीं होगा। स्टोरेज की आवश्यकता कम करता है, ये भी नहीं होगा। तो 3 ऑलरेडी गलत हो चुके हैं। तो बचा क्या, HTML में गणना यानी कि कैलकुलेशन करेगा। तो सही बात है भाई, अगर मान लो हम जावास्क्रिप्ट में VAR अगर A लेते हैं और साथ में B लेते हैं और दोनों में हम 10 और 20 रख देते हैं, तो ये जो है आपका 30 निकाल कर दे देगा सी में, मतलब जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो ये सारा काम किसके माध्यम से होगा, जावास्क्रिप्ट के माध्यम से। तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे A नंबर का राइट आंसर आपका। इसके अंतर्गत देखें तो एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब ये जावा से ही एक प्रकार से प्रेरित है, इसलिए इसको जावास्क्रिप्ट बोला जाता है। मतलब जावा डिटेल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावास्क्रिप्ट उसका छोटा, मतलब एक प्रकार से उसकी स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा जाने वाला, उसी के पैटर्न में फॉलो होता है, इसलिए जावास्क्रिप्ट बोला जाता है। HTML पेज को इंटरेक्टिव डायनेमिक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें फॉर्म वैलिडेशन मिल जाता है, कैलकुलेशन मिल जाता है, एनिमेशंस है, इवेंट हैंडलिंग है, ये सभी इसमें स्टैंडर्ड होते हैं। साथ ही अगर देखें क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन की बात करें तो जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होती है, सर्वर पर इसका लोड कम होता है। HTML के साथ इंटीग्रेशन की बात करें तो HTML और CSS के साथ मिलकर ये वेब पेज को इंटरेक्टिविटी प्रदान करती है। और कुछ लिमिटेशंस है, जैसे सर्वर साइड स्टोरेज या हैवी कंप्यूटेशन के लिए आदर्श नहीं है। डाउनलोड टाइम बढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वेरिएबल नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक दिया है ये वाला, एक ये दिया है, एक ये दिया है, एक ये। तो इनमें से अगर बात करें तो जो कीवर्ड होगा वो वेरिएबल नहीं होगा। तो इन एक प्रकार का कीवर्ड है, ठीक है, इनएक्टिव एक प्रकार का कीवर्ड होता है, तो ये वाला वेरिएबल नहीं होगा। बाकी अंडरस्कोर सामने आ सकता है, ये अंडरस्कोर भी नहीं है, नंबर भी नहीं है, मतलब सिर्फ कीवर्ड भी नहीं है, तो ये वेरिएबल हो सकता है। ऑन भी आपका वेरिएबल हो सकता है। तो वेरिएबल क्या नहीं हो सकता, बी आपका वेरिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो वेरिएबल नेम के लिए आपको नियम क्या याद रखने हैं। यहाँ पे वेरिएबल नाम में केवल अल्फ़ाबेट अंक
अंडरस्कोर, ये 3 चीज़ें ही आ सकती है, ठीक है। पर पहले नंबर नहीं होता, पहले क्या होता है, नाम से शुरू होता है, अंक से शुरू या नंबर से शुरू नहीं होता। पाइथन कीवर्ड को वेरिएबल नाम के रूप में नहीं रखा जा सकता, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कीवर्ड मतलब जो इन है, इन एक पाइथन का कीवर्ड है जो मेंबरशिप ऑपरेटर के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो वेरिएबल ये नहीं हो सकता। वैलिड एग्जांपल की बात करें तो ये इनिट है, क्योंकि यहाँ पे आपको अंडरस्कोर देखने को मिलेगा। इट और ऑन भी एक प्रकार से वेरिएबल माने जाते हैं, वैलिड, ठीक है। तो इन यहाँ पे वेरिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपीआरएस मूल जो है एक प्रकार से मूलता है किस तकनीक का मानक वाहक है। तो जीपीआरएस की बात करें तो जीपीआरएस आपको 2.1 जो जी है, मतलब 2.5 जी, एक प्रकार से 2G के बाद जो आया था 2.5 जी, 2.5 जी, ये इस तकनीक में अगर देखें तो जीपीआरएस देखने को मिल जाता था, ठीक है। तो जीपीआरएस, अच्छा आपके लिए क्वेश्चन है जीपीआरएस का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए, आप गूगल से सर्च करके लिख सकते हैं, आपको याद हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है, ठीक। बाकी टेक्नोलॉजी के बारे में भी आप देख सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, जैसे मैंने 4G में बताया था एलटी टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए आगे चलें, तो जीपीआरएस के बारे में आप देख लेना, यहाँ पे फुल फॉर्म भी है, पर फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यहाँ रहने के बाद भी। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जीएसएम नेटवर्क पर आधारित पैकेट स्विचिंग तकनीक है। 2G और 3G के बीच की तकनीक इसमें देखने को मिल जाती है। मोबाइल इंटरनेट और डेटा सर्विसेज के लिए इसका विकास हुआ था, और सर्किट स्विच्ड वॉइस, पैकेट स्विच्ड डेटा दोनों को सपोर्ट कर लेता है। इसकी स्पीड की बात करें तो 56 kb पर सेकेंड से 114 kb पर सेकेंड तक हो सकती है। हालांकि आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई है, पर इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी क्योंकि ये बेसिक चीज़ हमारी। फिर देखिए इसका उपयोग एमएमएस बोले तो मल्टीमीडिया मैसेजिंग जो सर्विसेज है, वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल ब्राउजिंग के लिए होता है। बेसिक एप्लीकेशन इंटरनेट एक्सेस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये एवोल्यूशन की बात करें तो 2G बोले तो जीएसएम, फिर 2.5G जीपीआरएस, फिर एज आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G आया, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का प्रकार नहीं है। तो ई गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज जनता को कैसे प्रोवाइड करेगी, वो प्रोवाइड करेगी कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से। तो अपनी जो सेवाएं है, प्रशासन कैसे माध्यम से चल रहा है, कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बिल्कुल है, गवर्नमेंट टू सिटीजन ये भी है, गवर्नमेंट टू बिजनेस ये भी है, गवर्नमेंट टू प्रिंटर, ये प्रिंटर नाम का कोई चीज़ नहीं है, तो गलत आपका ये हो जाएगा। तो कौन सा नहीं है, आपका डी राइट आंसर होगा, मतलब ये ई गवर्नेंस के अंतर्गत नहीं आता है। तो ई गवर्नेंस यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच अगर बात करें तो विभिन्न सरकारी विभाग दूसरी सरकारी एजेंसियों के बीच सेवाओं का आदान प्रदान करती है, जैसे मंत्रालय के बीच डेटा की शेयरिंग। गवर्नमेंट टू सिटीजन मतलब नागरिकों को सीधे सेवाएं देना, जैसे ऑनलाइन बिल भुगतान करना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें। गवर्नमेंट टू बिजनेस की बात करें तो व्यापारिक संस्थानों को सेवाएं और नियमों की जानकारी देना, जैसे टैक्स की फाइलिंग है, लाइसेंस जारी करना। बाकी ये जो टर्म है वो गलत है, ठीक है। MS एक्सेल 2007 या उसके ऊपर के जो भी है उसमें नॉर्मल व्यू में जो रो होती है, रो की ऊंचाई, और जो कॉलम होता है कॉलम की चौड़ाई का पैमाना क्या होता है। इसका पैमाना अगर देखें तो पॉइंट्स में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, पॉइंट्स में रखा जाता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर है। तो रो हाइट यहाँ देखें तो 15 PT देखने को मिल जाती है डिफ़ॉल्ट रूप से, और कॉलम की विड्थ आपकी मिल जाती है 8.43, ठीक है। मेजरमेंट डिफरेंस अगर बात करें तो रो की हाइट पॉइंट्स में, और कॉलम की जो बिड्थ है कैरेक्टर्स की संख्या पर आधारित होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, अनगाइडेड मतलब एक प्रकार से जिसकी कोई दिशा या पैटर्न नहीं होता है। अनगाइडेड मीडिया जो होती है उसमें निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए हम यहाँ पे एक कंप्यूटर है और दूसरा कंप्यूटर बिना वायर के, मतलब वायर नहीं है, बिना वायर के अगर डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है तो वो कैसे करेंगे, वो करेंगे एक प्रकार से इंफ्रारेड के माध्यम से, ठीक है। जैसे ब्लूटूथ है, रिमोट कंट्रोल है, ये सब कैसे काम करते थे, इंफ्रारेड, उसी को बोल देते हैं अनगाइडेड। और गाइडेड मीडिया की बात करें तो गाइडेड मीडिया में आपका फाइबर ऑप्टिक केबल आ जाता है, कोएक्सियल केबल आ जाता है, ट्विस्टेड पेयर आ जाता है, ये सब क्या है, गाइडेड मीडिया है, जिसमें वायर का उपयोग किया जाता है, एक निश्चित पैटर्न का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये जो तीन है ये क्या कहलाएंगे, आपके गाइडेड मीडिया, और ये अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद आप देखेंगे तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ये सारी चीज़ें आपकी अनगाइडेड में आ जाती है, जैसे ब्रॉडकास्टिंग, वाईफाई, ब्लूटूथ है। माइक्रोवेव में आपका सैटेलाइट मिल जाता है, मोबाइल नेटवर्क मिल जाता है। इंफ्रारेड में शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, जैसे टीवी रिमोट है, वायरलेस डिवाइस, ये मिल जाती है, ठीक है। वायरलेस मीडिया भी बोल सकते हैं जो अनगाइडेड मीडिया है। और गाइडेड मीडिया की बात करें तो कोएक्सियल, ट्विस्टेड और ऑप्टिकल फाइबर देखने को मिल जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल जो एड्रेस होता है उसके बारे में वैलिड नहीं है, मान्य नहीं है? तो इसमें @ का साइन होता है, बिल्कुल सही। इसमें डोमेन नेम, बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए आप जब ईमेल आईडी लिखोगे तो हम ईमेल आईडी लिख देते हैं abc@gmail.com। तो जो ABC है वो यूज़र नेम है, ये @ का साइन है, ये कंप्लीट रूप से डोमेन नेम है। तो कितनी चीज़ें हो गई? 3। @ है, डोमेन नेम भी है, स्पेस, यहाँ पे स्पेस वैलिड नहीं होता, यूनिक होना जरूरी है। मतलब ये यूज़र नेम जो है यूनिक होना जरूरी है, यूज़र ही रख सकता पर यूनिक होना जरूरी है। तो आपके 3 चीज़ें सही हो गई, A सही हो गया, B सही हो गया, D सही होगा, C आपका राइट आंसर है क्योंकि ये पैटर्न में नहीं है। ठीक है, तो C यहाँ पे राइट आंसर है। आप देख भी सकते हैं, ये देखिए डोमेन नेम होना चाहिए, यूज़र मतलब यूज़र नेम होना चाहिए, @ भी होना चाहिए। साथ ही आप बैलेट कैरेक्टर में A to Z बोले तो सारी चीज़ें ले सकते हैं, 0 to 9 भी ले सकते हैं, डॉट भी ले सकते हैं, डैश भी ले सकते हैं, अंडरस्कोर भी ले सकते हैं, परंतु यहाँ पे आप जो है स्पेस नहीं ले सकते। नेक्स्ट है जावा प्रोग्रामिंग भाषा का जो मूल नाम है वो क्या था? हमने पहले भी पढ़ा, इसका मूल नाम था ओएक। क्या था? ओएक था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो ओरिजिनल नाम जावा का मूल नाम ओएक था। ओएक जो है एक ट्री से प्रेरित है, मतलब ट्री बोले तो एक पेड़ से है। और जेम्स गोसलिन जो इसके मतलब जिसने इसको बनाया है जावा को, जेम्स गोसलिन, इनके ऑफिस के बाहर ओएक नाम का एक पेड़ था। ठीक है, उसी के नाम पे इसका नाम ओएक रख दिया। बाद में रीनेम क्यों कराया गया? क्योंकि ओएक जो है ऑलरेडी पहले से किसी अन्य प्रोग्रामिंग भाषा के लिए उपयोग हो रहा था ट्रेडमार्क के समय। तो यहाँ पे डेवलपर के द्वारा जो है एक प्रकार से इसका नाम बदल दिया गया, मतलब जो टीम है उसके द्वारा। और जावा को 1991 में जेम्स गोसलिन और उनकी टीम सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा इसको बनाया गया था। रिलीज़ हुआ देखिए 1995 में, 23 मई 1995 को। और इसका जो पैटर्न है यानी कि टैगलाइन है वो रहा, यानी कि वन राइड वंस रन एनीवेयर। इस प्रकार से किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, कहीं भी रन किया जा सकता है। MS एक्सेल स्प्रेडशीट में पाई चार्ट का उपयोग डेटा की तुलना किस प्रकार की जाती है? तो पाई चार्ट जो है इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे हम जो है ये जो भागों में यानी कि अनुपात में या परसेंटेज में ये चीज़ें बांट देते हैं। अनुपात बोले तो यहाँ पे प्रोपोर्शन, मतलब ए आपका राइट आंसर होगा, बाकी ये चीज़ें आपकी गलत होगी। तो यहाँ पे ए राइट आंसर है, मतलब अनुपात या परसेंटेज में इसको दर्शाया जाता है जब किसी डेटा सीट के हिस्से की तुलना पूरे से करनी हो, या बजट में विभिन्न खर्चों का प्रतिशत, मार्केट शेयर निकालना हो। पाई चार्ट केवल एक सीरीज़ के लिए डेटा को दिखा सकता है, बहुत अधिक कैटेगरी होने के कारण ये समझने में आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको बार चार्ट बनाना होगा, बार चार्ट या फिर कॉलम चार्ट। ठीक है, तो कॉलम चार्ट संख्याओं की तुलना करता है, लाइन चार्ट समय के साथ ट्रेंड दिखाता है, जैसे प्रोग्रेस दिखाना है, और एरिया चार्ट आपका कम्युलेटिव वैल्यू को दिखाने के लिए होता है। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू समर्थित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे MS पावर पॉइंट की बात करें, स्लाइड सॉर्टर होता है, नॉर्मल होता है, रीडिंग होता है, पर रिवर्स नहीं होता। राइट आंसर आपका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी चीज़ें तो हमने देख ली हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल जो होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो एक्सटेंशन जैसे बात करें .txt की, तो ये हो जाता है आपका किसका? नोटपैड का। किसका हो जाता है? नोटपैड का। PDF की बात करें तो ये .pdf पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल एक प्रकार से अगर देखें तो ये पोर्टेबल फाइल है, इंटरनेट पर ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। PPTX ये बिल्कुल राइट आंसर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कि एडवांस जो है 2007 MS ऑफिस था, उसके बाद के जितनी भी MS ऑफिस है उसमें X लगा होता है। और पावर पॉइंट में अगर देखें तो PPT यानी कि X लगा तो PPTX। और DOCX मतलब किसका हो जाएगा? MS वर्ड का हो जाएगा। ठीक है, तो MS वर्ड का एक्सटेंशन DOCX। ऐसे ही एक्सेल का एक्सटेंशन जो हो जाता है XLSX। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं, तो इनके बारे में आप देख लेना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट और जावा का नाम समान क्यों है? क्योंकि यहाँ देखिए ए में आप देखेंगे तो जावा स्क्रिप्ट का सिंटैक्स जावा पर आधारित है, यही राइट आंसर है। बाकी अगर देखें तो जावा और जावा स्क्रिप्ट समान है, नहीं है, क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये एडवांस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। दोनों एक ही कंपनी द्वारा विकसित किए गए, ये भी गलत है। दोनों का आविष्कार एक ही व्यक्ति ने किया, ये भी गलत है। इसका मतलब ए आपका राइट आंसर होगा। जावा स्क्रिप्ट का सिंटैक्स जावा पर आधारित है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखें तो जावा यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है जावा है, और जावा स्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मुख्य रूप से वेब पेज को डायनेमिक बनाने के लिए उपयोग की जाती है। 1995 में यहाँ पे देखिए नेटस्केप ने जावा स्क्रिप्ट विकसित किया, और उस समय जावा बहुत लोकप्रिय थी, इसलिए
यहाँ पे अगर देखें तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत जावास्क्रिप्ट रखा गया। सिंटैक्स खुद कुछ हद तक जो है जावा से प्रेरित है, इसलिए यहाँ पे इसका नाम उपयोग किया जाता है, बाकी दोनों भाषाएं बहुत अलग है। जावास्क्रिप्ट का मूल नाम मोचा था या मोका आप बोल सकते हैं। बाद में इसको लाइव स्क्रिप्ट करा गया और बाद में जो है अभी वर्तमान में देखें तो जावास्क्रिप्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखें तो कौन सा ऑब्जेक्ट संबंधित डेटा की जानकारी को स्टोर करता है। तो यहाँ डॉक्यूमेंट डेटा की बात हो रही है, डेटा या जानकारी को स्टोर कर लेता है। डॉक्यूमेंट नहीं है। टेबल यहाँ पे राइट आंसर है। पेज और स्क्रीन नहीं है। मतलब अगर डेटाबेस की बात करें डीबीएमएस की, तो डीबीएमएस में ऑब्जेक्ट जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक टेबल होता है, टेबल के बाद क्वेरी होता है, फॉर्म होता है, रिपोर्ट होता है। तो जानकारी और डेटा कहाँ स्टोर हो जाता है आपका? टेबल में। क्वेश्चन वगैरह पूछना तो क्वेरी में, इनपुट लेना है यूज़र से तो फॉर्म में, और सारांश समरी दिखाना तो रिपोर्ट में। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे हम, निम्नलिखित में से कौन सा एम एस पावर पॉइंट 2010 या अगले कुछ जो वर्जन्स है उसमें विंडो का घटक नहीं है। तो विंडो के घटक के रूप में देखें तो टाइटल बार होता ही है सबसे ऊपर हेडिंग में। क्विक एक्सेस टूल बार भी होता है जो आपके मतलब रिसेंटली कुछ प्रोग्राम है उसको यूज़ करने की फैसिलिटी देता है। रिवर्स यहाँ पे नहीं होता। स्लाइड पेन भी होता है जिसके थ्रू हम एडिट कर सकते हैं या व्यू कर सकते हैं। तो आपके 3 तो ठीक है, यहाँ पे ये सी गलत है, यानी कि राइट आंसर भी आपका सी वाला ही होगा। ठीक है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिंगल टास्किंग नहीं है, ये मल्टीटास्किंग है, गलत हो गया। सिंगल यूज़र, ये मल्टी यूज़र है। लिनक्स जो है लिनस टोरवेल द्वारा विकसित किया गया था, ये सही है। यह एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा उत्पाद है, नहीं है। मतलब आपका सी राइट आंसर है। लिनस टोरवेल्स के द्वारा क्या बनाया गया था? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो किससे प्रेरित था? यूनिक्स से प्रेरित था। चलिए आगे चलें तो लाइनेक्स जो है मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूज़र है, ओपन सोर्स है और फ्री है। ओपन सोर्स मतलब कोडिंग आपको मिल जाएगी और आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, और फ्री मतलब बिना कॉस्ट के मिलेगा। अच्छा, इसको ओपन सोर्स है और अगर एडिट करके आप बेचना चाहते तो नहीं बेच सकते, क्योंकि आपने फ्री में निकाले हो, तो फ्री वाली चीज़ें बेचने का अधिकार नहीं है। लाइनेक्स को 1991 में लिनस टोरवेल्ट ने बनाया था। वर्ल्ड वाइड जो डेवलपर है कम्युनिटी, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। और लाइनेक्स एप्पल का उत्पाद नहीं है, एप्पल का अपना खुद का ओएस है जिसे मैक ओएस बोल देते हैं। और अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में आपको आईओएस देखने को मिल जाता है। कुछ की फीचर देखें तो पोर्टेबिलिटी संभव है लाइनेक्स में, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वाइडली यूज्ड इन सर्वर्स में काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है, सुपर कंप्यूटर, एम्बेडेड सिस्टम इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट 2010 में या अगले कुछ वर्जन्स में एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने पर डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी स्लाइड मिल जाती है? तो कितनी स्लाइड मिल जाती है भाई? सिंपल सी बात है। अगर मान लो हम ओपन करके भी देखें, मैं आपको दिखाता हूं, तो न्यू करके हम ऐसे बनाएंगे तो क्या कितनी स्लाइड मिलेगी? एक ही मिलेगी। हम चाहे तो इसको राइट क्लिक करके ला सकते हैं Ctrl+M से, या फिर यहाँ से भी जाओगे यहाँ से भी ला सकते हैं। लेआउट वगैरह भी आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ पे कितनी स्लाइड मिलती है? मात्र एक मिल जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। डिफ़ॉल्ट रूप से टाइटल स्लाइड जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें टाइटल और सब टाइटल देखने को मिल जाते हैं, प्लेस होल्डर। ठीक है। जो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं? प्लेस होल्डर बोल देते हैं। चलिए नई स्लाइड बनाने के लिए भी हम देख सकते हैं कहाँ से बनाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 16 जीबी स्टोरेज क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है? तो 16 जीबी मतलब अगर बात करें हम, जैसे उदाहरण के लिए, तो 2 कर देते हैं, तो इस प्रकार से 2 कितनी होगी तब वो जो है 16 जीबी बनेगा। तो यहाँ पे MB बोला गया है, MB KB है ना। तो इनमें आप देखोगे जैसे मान लो 2 को 14 बार लिखेंगे, 2 × 2 × 2 इस प्रकार से, तो यहाँ पे 14 बार लिखेंगे, 20 बार, या KB में लिखेंगे तो 16 जीबी बनेगा। तो किससे बनेगा? तो पहला तो यहाँ देखें राइट आंसर आपका डी मिलेगा। और इसमें अगर देखें तो 1 KB बराबर जो हो जाता है 2 की पावर 10 बाइट, और 1 MB बराबर 2 की पावर 10 KB। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें और बाइट में देखें तो इस प्रकार मिल जाएगी। और 1 GB बराबर 2 की पावर 10 MB। ठीक है, इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, और बाइट में ये मिल जाता है। और GB में देखें तो 2 की पावर अगर मान लो 10 कर देते हैं MB में। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये 16 GB यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पर आगे चल के देख लेते हैं हम। देखिए 2 की पावर अगर 14 कर देते हैं MB में तो वो 16 GB यहाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 की रिप्रेजेंटेशन के मामले में 2 की पावर 14 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखें। एक्सेस में OLE का पूरा रूप क्या है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग।
तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, ये आपका राइट आंसर है। होता क्या है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित की गई एक टेक्निक है। इसका उपयोग एक्सेस में या ऑफिस एप्लीकेशन जो कि एमएस वर्ड, एक्सेल या कोई भी हो सकता है, इसमें एक्सटर्नल जो भी ऑब्जेक्ट होता है किसी अदर एप्लीकेशन के, उसको वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल सीट, इमेज, चार्ट, इनमें लिंक करने के लिए इसका उपयोग या एम्बेड करने के लिए किया जाता है। लिंकिंग मतलब एक्सटर्नल फाइल को एक्सेस डेटाबेस से जोड़ना, ओरिजिनल फाइल में बदलाव होने पर एक्सेस में अपडेट हो जाएगा लिंकिंग। और एम्बेड का मतलब हो जाता है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में स्थायी तौर पर रख देना ताकि ओरिजिनल फाइल से ये स्वतंत्र हो जाए, इसको बोल देते हैं एम्बेडिंग, मतलब उठाकर लेकर आ जाना। जैसे किसी व्यक्ति से काम कराना तो उसको किराए पर लाते हैं, पर अपने घर में ही रख लिए, मतलब एम्प्लॉय के रूप में, तो एम्बेड कर लिए एक तरीके से। किस ऑपरेशन से हम डॉक्यूमेंट की अन्य विशेषताओं को प्रभावित किए बिना केवल ऑन स्क्रीन फॉन्ट साइज बदल सकते हैं? तो फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेट में तो फॉन्ट साइज बदलना पड़ेगा, एडिट में कर नहीं सकते। जूम, ये इसका राइट आंसर है, फिल्टर तो कोई इसमें संबंधित नहीं है। तो अगर मान लो कंट्रोल के साथ हम स्क्रीन में स्क्रॉल बार घुमाते हैं तो जूम हो जाएगा और स्क्रीन बड़ी दिखने लगेगी, पर फॉन्ट साइज आपके जितने हैं उतने ही रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जूम में देखने को मिल जाती। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है एमएस पावर पॉइंट 2010 या उससे आगे के वर्जन में प्रेजेंटेशन लिखने और डिज़ाइन करने के लिए कौन सा व्यू काम आता है? तो व्यू बहुत सारे दिखाए थे मैंने, जिसमें लिखने यानी कि बनाने और डिज़ाइन करने के लिए आपको नॉर्मल व्यू ही काम आता है, बाकी तो आपके कस्टमाइज़ के लिए हो जाते हैं। स्लाइड शो, हाँ अभी जो स्लाइड देख रहा है वो स्लाइड शो में है। नोट्स में नोट्स लिखने का काम आ जाता है। स्लाइड शॉटर, ये सारी चीज़ें नहीं है, बाकी बनाना है तो आपको नॉर्मल में ही काम करना होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखोगे तो ये आप पढ़ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा HTML टैग बाहरी, बोले तो गैर HTML। गैर HTML मतलब जो HTML नहीं है। गैर HTML एप्लीकेशन के लिए कंटेनर का काम कर लेता है। तो यहाँ पे कंटेनर का काम करेगा ऑब्जेक्ट। कौन काम करेगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है HTML में एक्सटर्नल यानी कि नॉन HTML एप्लीकेशन या फिर रिसोर्सेज को एम्बेड करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे मल्टीमीडिया फाइल्स है, प्लगइन्स है, जावा एप्लेट्स है, PDF डॉक्यूमेंट्स है, इन सभी को ऑब्जेक्ट के माध्यम से कंटेनर टैग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एम्बेड की अगर बात करें तो जितने भी एक्सटर्नल कंटेंट होते हैं जैसे ऑडियो, वीडियो, फ्लैश होते हैं, इनको डायरेक्टली एम्बेड किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यह कंटेनर की तरह फ्लेक्सिबल नहीं होता। फिर उसके बाद देखें आई फ्रेम की, तो किसी अन्य HTML पेज को वर्तमान में एम्बेड करना है वर्तमान पेज में, तो उसके लिए आई फ्रेम का उपयोग किया जाता है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए नहीं है ये, ठीक है। और यहाँ देखिए आपको स्क्रिप्ट मिलेगी, तो जावा स्क्रिप्ट को अगर जोड़ना है तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट जो एट्रीब्यूट है उसका उपयोग कर लेते हैं। स्क्रिप्ट एट्रीब्यूट नहीं, मतलब एक प्रकार से एलिमेंट बोल देंगे उसको HTML का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2007 या उसके आगे के वर्जन में फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट मीनू का कौन सा विकल्प सेल की सामग्री को नीचे बाईं से ऊपर दाएं दिशा में दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे इसका उपयोग करने के लिए हमको ओरिएंटेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। किसकी ज़रूरत पड़ जाती है? ओरिएंटेशन। ए आपका राइट आंसर होगा। तो ओरिएंटेशन बोले तो फॉर्मेट सेल में अलाइनमेंट टैब में ओरिएंटेशन विकल्प जो हमने पहले भी देखे थे, इसका उपयोग टेक्स्ट को किसी एंगल पर, जो भी एंगल हमको चाहिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम एक्सेल में चल ले और एक्सेल में चलने के बाद हम जो है यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख देते हैं। जैसे हमने ये टेक्स्ट लिखे, अभी टेक्स्ट को हम चाहते हैं कि कोई भी डायरेक्शन में ले जाएँ, तो देखिए आपको ये देखने को मिल जाएगा यहाँ पर ओरिएंटेशन दिख रहा है। यहाँ पे ओरिएंटेशन में इतने सारी चीज़ें दिख रही है, पर अगर मान लो हम उसी में चल लेते हैं डायलॉग बॉक्स में, तो यहाँ पे भी आपको ओरिएंटेशन नज़र आ रहा है, जहाँ एंगल में आप जो है टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। देखिए ये इस प्रकार से 1 बाय 1, एक के ऊपर एक नीचे भी कर सकते हैं आप, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे चलें तो आपको देखने को मिल जाएगा जो डायरेक्शन है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये तो एक प्रकार के टेक्स्ट के सामान्य दिशा है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। निम्न में से कौन सा IP एड्रेस का कार्य है? IP मतलब हो जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या हो जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि एक सिस्टम की पहचान करता है इंटरनेट या नेटवर्क में। तो ईमेल संचार का मैनेजमेंट करता है, ये नहीं होगा। नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान, ये बिल्कुल सही, यानी कि बी आपका राइट आंसर होगा। वेब पेज को फॉर्मेट नहीं करता, सुरक्षित कनेक्शन भी नहीं करता। सुरक्षित कनेक्शन के लिए तो आपको SSL मिल जाती है, ठीक है, एनक्रिप्टेड डेटा को सेंड करती है, रिसीव करती है। तो यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आइडेंटिफाइंग डिवाइस ऑन अ नेटवर्क, नेटवर्क पर किसी डिवाइस की पहचान के लिए IP एड्रेस का उपयोग किया जाता है। चलिए यहाँ पे देखें IP एड्रेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, 192.168, ठीक है, 1 और 1, इस प्रकार से टोटल 4 भागों में देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें हम तो मैनेजिंग ईमेल को मैनेज करने के लिए SMTP का उपयोग किया जाता है।
इसके अलावा आई मैप का उपयोग किया जाता है, पॉप 3 का उपयोग किया जाता है। फॉर्मेटिंग वेब पेज के लिए CSS और HTML का उपयोग किया जाता है, और सिक्योर कनेक्शन के लिए SSL सिक्योर सॉकेट लेयर और TLS का उपयोग किया जाता है। जो क्लाइंट सर्वर सेशन होता है खालिस्तान द्वारा शुरू होता है। मान लीजिए यहाँ पे आपके सर्वर महोदय है, ठीक है, मतलब जो रिसोर्सेज को प्रदान करेंगे, और ये हो गया आपके क्लाइंट। आप देखिए यहाँ से जो प्रोसेस है कैसे शुरू होगी। सर्वर अपने आप रिसोर्सेज दे देगा क्या? बिल्कुल नहीं देगा। क्लाइंट यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट करेगा, तो शुरू कहाँ से हुआ? क्लाइंट से। तो यहाँ पे क्लाइंट सर्वर जो मॉड्यूल है या जो सेशन है वो कैसे शुरू हुआ, किससे शुरू हुआ? वो क्लाइंट से शुरू हुआ। तो यहाँ पे क्लाइंट कहाँ पे है देखिए जरा, क्लाइंट 2 में है, मतलब सर्वर आपका क्लोज हो जाएगा, 2 बचे। उसके बाद यहाँ पे शुरू किया जाता है और खालिस्तान और से आने वाले, मतलब खालिस्तान से आने वाली रिक्वेस्ट का जवाब देता है। कौन देता है जवाब? ये देगा, सर्वर देगा। और किससे आने वाली रिक्वेस्ट का जवाब देता है? क्लाइंट। मतलब क्लाइंट द्वारा शुरू किया जाता है, सर्वर क्लाइंट से आने वाली रिक्वेस्ट का जवाब देता है। यानी कि यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, 2 बार क्लाइंट नहीं आएगा यहाँ पे बराबर से। यहाँ पे ये क्लाइंट द्वारा शुरू किया जाता है, सर्वर जो है क्लाइंट से आने वाली रिक्वेस्ट को पूरा करता है, यानी कि बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखें तो ये आप देख भी सकते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में। भारत में ई गवर्नेंस के किस चरण में सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर लगाए गए हैं और शब्द प्रोसेसिंग के बाद डेटा प्रोसेसिंग शुरू हुई है? तो ये हो जाता है कंप्यूटरीकरण, यानी कि कंप्यूटराइजेशन जो फेज़ है इसमें आपको देखने को मिल जाता है। ई गवर्नेंस जो कार्यालय है उसमें कंप्यूटर लगाए गए हैं। ठीक है, सी आपका राइट आंसर है। तो कंप्यूटराइजेशन फेज़ मतलब यहाँ पे इस चरण में अधिकांश सरकारी कार्यालय में कंप्यूटर लगाए गए। शुरुआत में वर्ड प्रोसेसिंग के बाद फिर डेटा प्रोसेसिंग शुरू हो गई। ई गवर्नेंस की नींव रखने वाला प्रारंभिक चरण था। फिर उसके बाद नेटवर्किंग इंटरेक्शन जो फेज़ है इसकी बात करें तो विभिन्न जो विभाग है उस कार्यालय को जो नेटवर्क के माध्यम से आपस में जोड़ा गया, नागरिकों के साथ इंटरेक्शन शुरू हुआ। ऑनलाइन प्रेजेंस यहाँ देखने को मिली, इंटरनेट ऑनलाइन होना जरूरी है। और ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में आपको सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल रूप में बदल दिया गया। ठीक है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और इफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। आगे देखें तो पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किसने किया? तो पाइथन का विकास किया गाइडो वैन रोसम में। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, सी वाला। ठीक है, इसके अलावा देखें तो डेवलपर हमने देख लिया 1989 में इन्होंने बनाया था, गाइडो वैन रोसम ने। ओरिजिन की बात करें तो इसे नीदरलैंड में जो सेंट्रम विस्कुंडे विस्कुंडे इन्फॉर्मेटिका CWI इन्होंने विकसित किया। पहली बार रिलीज़ 1991 में किया गया सार्वजनिक रूप से। और डिज़ाइन का गोल था पाइथन को आसान, रीडेबल, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में बनाने का। स्पेशल फीचर की बात करें तो पाइथन का सिंटैक्स बहुत ही इजी है और यह कोड रीडेबिलिटी पर जोर देता है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा यह कौन से कार्य यूज़र इंटरफेस द्वारा किए जाते हैं? तो कौन से कार्य यूज़र इंटरफेस द्वारा किए जाएंगे? तो 2 स्टेटमेंट दी गई है। एक तो यूज़र इंटरफेस का मतलब एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, हम जो यूज़र है, यूज़र एक प्रकार से इनपुट देगा। तो यूज़र कहाँ इनपुट देगा? कुछ ना कुछ इंटरफेस होगा ना। तो यहाँ पे GUI मान लीजिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो GUI में इनने इंस्ट्रक्शन दिया जो भी है, और आउटपुट भी कहाँ मिलेगा? वहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यूज़र इनपुट स्वीकार कर लेता है यूज़र से और आउटपुट भी प्रदर्शित करता है। दोनों ही काम यहाँ पे सही होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यूज़र इंटरफेस वह माध्यम है जहाँ यूज़र और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन होता है। मतलब यूज़र से जो इनपुट है वो स्वीकार करेगा, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, टच स्क्रीन आदि से। उसके अलावा डिस्प्लेइंग आउटपुट जैसे मॉनिटर, स्क्रीन, इनके द्वारा आउटपुट भी दिखाई देगा। ठीक है, यूज़र इंटरफेस में। उसके बाद है AKPY के लिए आस्की कोड क्रमशः क्या है? तो हम इसको प्रैक्टिस करके देखें। AKPY तो हम चलें एक्सेल में। तो एक्सेल में जो A है, K है, P है और बाय है, इनके लिए हम सीधे लिख देते हैं क्या? कोड। कोड नाम का एक फंक्शन है जिसमें आपको देखो इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो ए का हो गया क्या? ए का हो गया 65। और अगर हम इसको नीचे खींच देते हैं, मतलब रिलेटिव बना देते हैं, तो 65, 75, 80 और 89। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65, 75, 80, 89। मतलब यहाँ पे आपका जो बी है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अब ये आस्की कोड क्या होता है? तो आस्की कोड मतलब कीबोर्ड में जो भी हम डाटा फीड करते हैं तो आस्की कोड में ही फीड होता है, फिर बाद में वो 01 में कन्वर्ट होता है। तो 65 है, 75, 80 और 89 यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारित या वेटेड कोड है। तो इसके अंतर्गत आपको एक्सेस 3 कोड और BCD यानी कि सी नंबर का राइट आंसर मिलेगा। बोथ BCD एंड एक्सेस 3, राइट आंसर सी है। इसमें आप देखोगे वेटेड कोड, तो वह कोड जिसमें प्रत्येक बिट का एक निश्चित भार या वेट होता है। तो BCD और जो एक्सेस 3 है, दोनों में बिट्स को दशमलव अंक के अनुसार भारित किया जाता है, जबकि ग्रे कोड में बिट का कोई निश्चित भार नहीं होता, इसलिए भारित कोड नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मिस्टर बाय। मिस्टर बाय मतलब कोई कोई भी नाम हो सकता है। ये एक स्मार्टफोन खरीद रहा है, ठीक है। इनको कौन कौन सी चीज़ों पर यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए फ़ोन खरीदते समय। तो बैटरी बैकअप, बिल्कुल बैटरी बैकअप देखना बहुत ज़रूरी है, मतलब 5000, 6000, 7000 जितनी भी एमएच हो। कैमरा क्वालिटी देखना भी बहुत ज़रूरी है। प्रोसेसर भाई कौन सा है, स्नैपड्रैगन है, मीडियाटेक है, जो भी है वो भी देखना ज़रूरी है, यानी कि ये तो देखना ज़रूरी है। पर पैकेजिंग कैसा है वो देखना ज़रूरी नहीं है। तो राइट आंसर भी वही है, कौन सी चीज़ पर चिंता नहीं करनी चाहिए। तो पैकेजिंग की चिंता ज़रूरत नहीं है, ये अगर अच्छी चीज़ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके अलावा किस पोर्ट का उपयोग पीसी और लैपटॉप पर ईथरनेट केबल को जोड़ने के लिए, यानी कि इंटरनेट या नेटवर्किंग से कनेक्शन देना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ईथरनेट केबल जोड़ना होगा। कहाँ पे, पीसी में। और पीसी में जोड़ने के लिए आपको RJ45 यहाँ पे जो पोर्ट है वो लग जाता है, ठीक है। RJ45 जो पीसी में ईथरनेट केबल जोड़ता है, आप देखे होंगे आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देखने को मिल जाता है। USB कॉमन रूप से हर चीज़ के लिए उपयोग की जाती है, चाहे वो कीबोर्ड है, चाहे माउस हो, चाहे कोई भी डाटा केबल उसको। HDMI आपको डिस्प्ले के लिए उपयोग की जाती है और BGA भी डिस्प्ले के लिए उपयोग की जाती है। चलिए HDMI और BGA का फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में। MS एक्सेल 2010 या आगे के वर्जन में BBA इंटरफेस को या विजुअल बेसिक एप्लीकेशन इंटरफेस को खोलने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग बताइए, कौन सी। तो ये शॉर्टकट की है आपकी B, आल्ट के साथ F11, ठीक है। ये माइक्रो मतलब मैक्रो जो है, मैक्रो ओपन कर लेती है, वहाँ से आप कोडिंग करके इसकी जो है सारे काम करवा सकते हैं। आप एक्सेल का कंप्लीट लेक्चर देखना चाहते हैं तो सीरीज़ देख सकते हैं एक्सेल की, ठीक है, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। नेक्स्ट है एसक्यूएल का पूरा नाम बताइए। एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस के लिए उपयोग की जाती है, प्रोग्रामिंग है, ठीक है। माई एसक्यूएल के अंतर्गत एसक्यूएल के स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज उपयोग की जाती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ आप देखोगे तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि RDBMS में किया जाता है इसका उपयोग। डेटा क्यूरिंग के लिए डेटा निकालना, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट करना, डेटा डिफाइनिंग बोले तो टेबल और स्कीमा बनाना, डेटा को कंट्रोल करना बोले तो परमिशन और एक्सेस कंट्रोल करना, इन सब चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है MS वर्ड में किस सुविधा का उपयोग डेटाबेस से डेटा को टेम्पलेट डॉक्यूमेंट में जोड़कर कई व्यक्तिगत जो प्रति है या कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको अगर डेटाबेस टेम्पलेट से जोड़ देंगे तो बहुत सारी प्रतियां बन जाती किसमें, MS वर्ड में। और इसके लिए उपयोग हो जाता है मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है, मेल मर्ज। और हमारे डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस हुए उसको देखना है तो ट्रैक चेंजेस। बार बार कोई काम करना है तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो कहलाता है मैक्रो। और हमारे डॉक्यूमेंट में कोई शब्द या सेंटेंस ढूंढना है तो उसके लिए उपयोग किया जाता है फाइंड एंड रिप्लेस। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इनकी शॉर्टकट भी पूछ ली जाती है तो आपको ध्यान देना है। जैसे उदाहरण के लिए हम चलते हैं MS वर्ड में, तो MS वर्ड में चलें, होम टैब में चलें तो फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कंट्रोल H है और सिर्फ फाइंड की कंट्रोल F है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें मैक्रो की तो मैक्रो में जाओगे तो मैक्रो की है आल्ट के साथ F8। ऐसे ही स्पेलिंग एंड ग्रामर की F7 है। तो ये शॉर्टकट भी आप ध्यान में रखिए। ट्रैक चेंजेस आप देख सकते हैं, किसी किसी की शॉर्टकट नहीं होती है। चलिए आगे चलें यहाँ पे। तो आपको पावर पॉइंट 2010 में जो है या आगे के वर्जन में कौन सा स्लाइड लेआउट बिना किसी एलिमेंट के होता है और आवश्यकता अनुसार डिज़ाइन किया जाता है। तो स्लाइड लेआउट जो होता है बिना किसी एलिमेंट के तो वो हो जाता है आपका ब्लैंक स्लाइड। ब्लैंक स्लाइड में हम कस्टमाइज तरीके से अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसमें आपको देखिए बहुत सारे और मिल जाते हैं। टू कंटेंट स्लाइड भी मिल जाती है, प्लेस होल्डर होते हैं। टाइटल एंड कंटेंट में भी प्लेस होल्डर होते हैं। कंपैरिजन में भी प्लेस होल्डर, जबकि ब्लैंक में आपका किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें देखने को नहीं मिलती। MS पावर पॉइंट 2010 या आगे के वर्जन में एक गति प्रभाव है। गति मतलब मोशन, मूव करना इधर उधर। तो जो तब होता है जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं। मैंने बताया था स्लाइड जब भी बदलते हैं एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड तो एक मोशन आना चाहिए, एक ट्रांजिशन आना चाहिए। तो उसका राइट आंसर भी क्या है, ट्रांजिशन है, ठीक है। एनिमेशन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में दिया जाता, व्यू यहाँ पे देखने के लिए हो जाता है, इफेक्ट भी इस प्रकार की चीज़ें नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है B है। MS एक्सेल 2007 या आगे के वर्जन में पॉइंट स्केल पर पंक्ति यानी कि रो और जो स्तंभ है बोले तो कॉलम, इसकी चौड़ाई अधिकतम मान क्या होता है। अधिकतम बात की जा रही है, मतलब कितनी होती है अधिकतम। तो यहाँ पे इसकी जो अधिकतम होती है, रो की हाइट 409 और विड्थ होती है इसकी 255। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका B,
मतलब यहाँ पे ये राइट आंसर है। तो यहाँ रो की हाइट बोले तो 409 पॉइंट और न्यूनतम 0 होती है, और इसके अलावा हिडन हो जाती है वो। और कॉलम बिट्स की बात करें तो 255 कैरेक्टर, न्यूनतम 0, हिडन हो जाता है। ये अप्रॉक्स बात की जा रही है, मतलब अधिकतम लगभग क्या 255 तक, मतलब यहाँ कंफर्म नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, बी वाला। जावास्क्रिप्ट का समर्थन करने वाला पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? आपको पता है जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र पर ही रन होती है क्लाइंट साइड में, तो इसको रन करने वाला पहला ब्राउज़र था नेटस्केप नेविगेटर। ठीक है, सी राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो नेटस्केप नेविगेटर है और उसकी बात करें तो 2.0 था, फर्स्ट वेब ब्राउज़र था जो कि जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट किया था। इसमें जो इंटरेक्टिव वेब पेज को अलाउ किया था, क्लाइंट साइड वैलिडेशन है, डायनेमिक कंटेंट, ये पहली टाइम यहाँ पे रिलीज़ हुए थे। अदर ब्राउज़र की बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है, मोजिला फायरफॉक्स जो 2002 में। इसके अलावा 2008 में बात करें तो ये जो गूगल क्रोम है उन्होंने जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट किया था, तो ये भी आप देख सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट को बनाया था किसने, ब्रेंडम ईच ने 1995 में। और मोचा इसका पहला नाम था, फिर लाइव स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। होम शॉपिंग और जो एडवर्टाइजमेंट होता है, विज्ञापन, कंप्यूटर एप्लीकेशन निम्न में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो ये सभी जो है वैज्ञानिक है क्या, नहीं है। व्यापारिक हो सकते हैं, औद्योगिक नहीं होगा, मनोरंजन भी नहीं होगा क्योंकि होम शॉपिंग कहाँ मनोरंजन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी मनोरंजन नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यापारिक अनुप्रयोग है ये। ठीक है, शॉपिंग कर रहा है व्यापारिक अनुप्रयोग है। ठीक, विज्ञापन भी व्यापारिक अनुप्रयोग, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी व्यापारिक अनुप्रयोग, व्यापारिक एप्लीकेशन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका होम शॉपिंग है व्यापारिक लेन देन और मार्केटिंग से जुड़ा है, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग है, ई कॉमर्स है, डिजिटल विज्ञापन। कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो ये अकाउंटिंग और बिलिंग सिस्टम है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ऑनलाइन मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सब क्या है, ये सब कंप्यूटर एप्लीकेशन है। अपने कंप्यूटर से स्लाइड में चित्र कैसे जोड़ सकते हैं? मतलब हमारे कंप्यूटर से अगर कोई भी एम एस ऑफिस में कोई भी एप्लीकेशन में अगर आपको पिक्चर जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे? डिज़ाइन टैब से नहीं जोड़ सकते, होम टैब से भी नहीं जोड़ सकते, राइट क्लिक करके क्लिक ऑन स्लाइड इंसर्ट पिक्चर, ये भी नहीं, पर इंसर्ट टैब में जाओगे, इमेज ग्रुप में जाओगे, फिर पिक्चर में जाओगे और दिस डिवाइस, ये राइट आंसर है। डी आपका राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं वो आपको बनता भी होगा। आप सीधे जाकर अगर मान लो एम एस वर्ड में चलें तो आपको इंसर्ट में जाना है, पिक्चर ग्रुप में जाना है, दिस डिवाइस में जाना है। आप सीधे जाकर क्या कर सकते हैं, डाउनलोड में जाके पिक्चर ला सकते हैं। मान लीजिए देखिए हमने पिक्चर लेकर आ गए, तो इस प्रकार आप पिक्चर ला सकते हैं। चलिए यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट हम देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा टास्क पेन में उपलब्ध नहीं होता? तो टास्क पेन में क्या उपलब्ध नहीं होता भाई? टास्क पेन में अगर देखें तो गेटिंग स्टार्टेड होता है, क्लिप आर्ट भी होता है, सर्च रिजल्ट भी होता है, वर्ड आर्ट आपका इंसर्ट टैब में होता है। कहाँ पे होता है? इंसर्ट टैब में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। एक्सेस एक प्रकार का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है और डेटाबेस में भी किस प्रकार का है, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एस वर्ड 2013 में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट है? तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसकी शॉर्टकट तो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ मतलब पहला। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाकर देख भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ चलते हैं और यहाँ चल के हम कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाते हैं तो डायलॉग बॉक्स खुल गया, पर एक कंट्रोल डी भी दबाएंगे तो भी डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसका मतलब एक शॉर्टकट और है, कौन सी? एक शॉर्टकट और है कंट्रोल के साथ डी, मतलब एक ये हो गई ओपन के लिए, मतलब फॉन्ट के लिए, ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए, और एक हो गई कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। तो दो आपको ध्यान रखना, बाकी चीज़ें आपकी काम की नहीं है। कंट्रोल एफ से तो फाइंड होता है। ठीक है, फाइंड मतलब नेविगेशन बार खुल जाता है। जहाँ आप फ़ॉन्ट स्टाइल देखिए, इस प्रकार से जो फ़ॉन्ट है उसमें फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़, कलर, इफेक्ट ये बदल सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो आपको मिल जाता है एम एस एक्सेल 2010 या आगे के जो वर्ज़न है उसमें प्रिंट से पहले वर्कशीट को देखने यानी कि प्रीव्यू देखने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? तो इसके लिए मैंने पहले भी बताया था, कंट्रोल के साथ क्या दबाना, आपको F2 दबाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे एक्सेल में चलते हैं और एक्सेल में चल के हम जो है कंट्रोल के साथ अगर F2 दबाएंगे तो देखिए प्रीव्यू दिख जाता है। देखिए, देख सकते हैं, प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल के साथ F2 आपको प्रेस करना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य या हॉटमेल ईमेल आईडी में अनुमत नहीं है, यानी कि एक प्रकार से वैलिड नहीं है? तो लेटर आते हैं ईमेल आईडी में, डिजिट्स भी आती है, अंडरस्कोर भी आता है, पर स्पेस नहीं आता। डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी इस प्रकार से देख सकते हैं।
टैब इंडेक्स जो होता है एट्रीब्यूट, टैब इंडेक्स एट्रीब्यूट HTML में किसी एलिमेंट टैब के ऑर्डर को निर्धारित करता है। बिल्कुल सही भाई, एक बार टैब दबाएंगे अगर शुरुआत में ही आ रहा है तो 0, दूसरी बार टैब दबाएंगे तो 1 में आएगा, तीसरी बार टैब दबाएंगे 2 में, इस प्रकार बढ़ते जाते हैं। तो ये क्या करता है, एट्रीब्यूट के ऑर्डर को निर्धारित कर लेता। बिल्कुल सही है, तो ये सही है, मतलब ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अच्छा, टैब इंडेक्स देख लेते हैं। टैब इंडेक्स इनपुट टाइप टेक्स्ट लिए टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ टैब इंडेक्स हम देते 1। तो जैसे ही हम रन करेंगे एप्लीकेशन तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, 0 देंगे तो वहाँ पे आएगा, और 1 देंगे तो टैब दबाने के बाद आएगा। ऐसे 3 मतलब ये इसके बाद आएगा, ये पहले आएगा और इसके बाद ये आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप टैब दबाते जाओ, क्रम निर्धारित हो जाता है। MS वर्ड 365 जो आपका ऑनलाइन वाला प्लेटफॉर्म, उसमें किस फीचर से आप विभिन्न इंडेंट, जो इंडेंट है बोले तो प्रकार से लेबल होते हैं, उसके साथ क्रमांकित नंबर्ड बोल सकते हैं, नंबर्ड सूची बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मल्टी लेबल जो सूची है वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, मल्टी लेबल नंबरिंग सूची हम बना सकते हैं। जैसे हम MS वर्ड में चलें तो MS वर्ड में हम जो है सीधे यहाँ पे उदाहरण के लिए लिख देते हैं। जैसे हमने लिखे कंप्यूटर के बाद हम लिख देते हैं क्या, हार्डवेयर, और उसके बाद हम लिख देते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ एंटर कर देते हैं और तो इसको हम बना देंगे। जैसे मान लीजिए ये देखिए, यहाँ से हम जो है इनको सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिए, तो जैसे हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो देखिए ये बन गया। और उसके बाद फिर हार्डवेयर के अंदर हम माउस लिखते हैं तो देखिए ये जो है मल्टी लेवल सूची हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए है। नेक्स्ट है एक्सेस की, जो है HTML एट्रीब्यूट के वेब एलिमेंट को कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन करने की सुविधा देता है। बिल्कुल सही है, कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन करने की सुविधा एक्सेस की जो है वो देता है किसी भी एट्रीब्यूट को। तो आपका जो राइट आंसर है वो ट्रू है। आप देख भी सकते हैं बटन के अंदर हम एक्सेस की देते हैं और एस दे देते हैं, तो सबमिट करेंगे तो एस दबाने पर ये सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट है HTML टैग का जो क्लास एट्रीब्यूट हो जाता है वो ग्लोबल एट्रीब्यूट है। ग्लोबल मतलब एक बार डिफाइन कर दिया और हर एक में यूज़ कर सकते हैं इसको, तो ग्लोबल एट्रीब्यूट है क्या, बिल्कुल सही है। ठीक है, जबकि आपको पूछा जाता है जैसे ID एट्रीब्यूट है, तो ID एट्रीब्यूट ग्लोबल नहीं होता, ये यूनिक होता है हर एक के लिए। ऐसे ही आपके बहुत सारे CSS के सेलेक्टर भी हो जाते हैं, जैसे ग्रुपिंग सेलेक्टर हर एक के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका HTML का एलिमेंट सेलेक्टर है, उसके अलावा यूनिवर्सल सेलेक्टर है, बहुत सारे हो जाते हैं। CSS में डिटेल में पढ़ने को मौका मिला तो उसमें हम देखेंगे। हालांकि आप जो है CSS HTML जावास्क्रिप्ट इनके कंप्लीट वीडियो उपलब्ध है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर डिटेल में देखना है तो आप बिल्कुल जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें तो आपको देखने को मिल जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना आप यहाँ पे। किस कथन का उपयोग जो है किसी विशिष्ट, कथन मतलब स्टेटमेंट का उपयोग किसी विशिष्ट स्थिति की जांच के लिए किया जाता है। तो विशिष्ट स्थिति की जांच मतलब कंडीशन, और कंडीशन के लिए उपयोग करें बोले तो शर्त के आधार पर, मतलब इफ़ का उपयोग करेंगे। इफ़ मतलब यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें आप देख भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए इफ़ और यहाँ कंडीशन लिखे और यहाँ स्टेटमेंट लिखे कि भाई जो भी आ रहा है राइट आंसर, मतलब सी है, जावा है, पाइथन, इसमें ये कंडीशन के आधार पर काम करना, तो इफ़ का उपयोग किया जाता है। सेलेक्ट की बात करें, जैसे सेलेक्ट है, सेलेक्ट मतलब SQL डेटा को सेलेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, साथ ही कंडीशन को टेस्ट करने के लिए। मतलब अगर बात करें मल्टीपल लेवल में अगर देखना है तो सेलेक्ट स्टेटमेंट आपको VB.NET में मिल जाती है। स्विच की बात करें, स्विच मल्टीपल कंडीशन को हैंडल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्विच और सेलेक्ट लगभग सेम है, मतलब अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से। फॉर लूपिंग के लिए उपयोग किया जाता है, बार बार कोई काम करना उसके लिए। जावा किस प्रोग्रामिंग भाषा का उत्तराधिकारी है? तो जावा बनाई गई थी, उसके पहले बनाई गई थी सी और C++। तो मतलब C++ का जो अग्रज है बोले तो उत्तराधिकारी वो कौन है, वो जावा है, जावा प्रोग्रामिंग। क्योंकि सी भी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सी तो आपका जो है प्रोसीजरल है। ठीक है, ये चीज़ें आपको मिल जाती है। तो आपका राइट आंसर C++ है। जावा को 1995 में बनाया गया था जेम्स गॉसलिन और उनकी टीम सन माइक्रो सिस्टम में, और C++ का सक्सेसर माना जाता है। जो स्ट्रक्चर है और सिंटैक्स है वो काफ़ी हद तक C और C++ से लिया गया है। लेकिन जावा जो है कॉम्प्लेक्स फीचर जैसे पॉइंटर है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट है, इनको हटा दिया गया है यहाँ पे, मतलब इसको इजी कर दिया गया है C++ से। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, राइट वंस, रन एनीवेयर, JVM में ये रन होता है, जावा वर्चुअल मशीन में ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। कंप्यूटर नेटवर्किंग में WW का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या हो जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब, तो मतलब ए राइट आंसर है।
और इसको बनाया था टिम बर्नर ली के द्वारा। कब बनाया था आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक प्रकार का जहां डॉक्यूमेंट, अन्य वेब पेज, रिसोर्सेज, यूआरएल के द्वारा पहचाने जाते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से एक्सेस किया जाता है और सभी वेब पेजेस आपस में लिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं हाइपर लिंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है /U0021 को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो ये एक प्रकार का यूनिकोड एस्केप सीक्वेंस है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे तो ये एक प्रकार से U+0021 को दर्शाता है और इसका मतलब हो जाता है विस्मयादि बोधक, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क बनाता है। अगर बात करें ऑक्टल एस्केप की बात करें तो जो है /NN के रूप में लिखा जाता है। हेक्साडेसिमल जो है आपका /XNN के रूप में लिखा जाता है। लाइन फीट की बात करें तो U00A के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। वाइट शब्द किसके द्वारा रचा गया, गढ़ा गया, जो भी है। तो यहाँ पे जो वाइट शब्द है वो वर्नर बुकोज के द्वारा यहाँ पे रचा गया। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ जो 1956 है उसमें इन्होंने IBM के अंतर्गत इसको बाइट शब्द यहाँ पर रचा और IBM स्ट्रेच कंप्यूटर प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था उस समय। बाइट शब्द का उपयोग कैरेक्टर इनकोडिंग और डेटा स्टोरेज यूनिट को दर्शाने के लिए किया जाता है। बाइट सामान्यतः 8 बिट का कलेक्शन होती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी लेरी पेज की बात करें तो गूगल के को फाउंडर है। बिन सर्व की बात करें तो फादर ऑफ द इंटरनेट। और स्टीव जॉब्स की बात करें एप्पल इनकॉर्पोरेशन के को फाउंडर है। चलिए आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जावा की पोर्टेबिलिटी और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है? अब ये इसमें वाइट कोड होता है, इंटरमीडिएट कोड, जो कि जावा JVM में उपयोग किया जाता है या रन किया जाता है जावा वर्चुअल मशीन में। तो ये बिल्कुल सही है। द एप्लेट मेक्स जावा कोड सिक्योर पोर्टेबल, API पैकेज डायनेमिक, नहीं, ये इसका राइट आंसर ए होगा। वाइट कोड इज एग्जीक्यूटेड बाय JVM। ठीक, चलिए पोर्टेबिलिटी मतलब जावा सोर्स कोड जो है कंपाइल करने के बाद बाइट कोड में बदल जाता है और बाइट कोड जो है JVM में रन होता है, मतलब जावा वर्चुअल मशीन में। ये वंस राइट वंस रन एनीवेयर इसको कहा जाता है। और जावा जो JVM है बाइट कोड को वेरीफाई करता है, सुनिश्चित करता है कोई असुरक्षित ऑपरेशन ना हो। जावा में सैंड बॉक्सिंग और सिक्योरिटी मैनेजर जैसी सुविधाएं होती है जो कोड को सुरक्षित बनाती है। ये सारी चीज़ मिल जाती है। ऐसे ही एप्लेट की बात करें तो जावा का ही एप्लीकेशन है जो कहाँ रन होता है, ब्राउज़र पर। API फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए अदर्स से एड ऑन रहते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये मेमोरी मैनेजमेंट से संबंधित है। MS एक्सेल एप्लीकेशन को बंद करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयोग होता है? तो अल्टर के साथ F4। राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कंट्रोल C तो कॉपी के लिए हो जाता है। चलिए आगे देखें। तो आपको देखिए यहाँ पे कंट्रोल C हो गया, रिबन दिखाने के लिए कंट्रोल F1 जो आपका छिपाने और दिखाने के लिए, और फॉर्मूला नेम डिफाइन करना है तो अल्टर के साथ F3 एक्सेल में। ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। HTML डॉक्यूमेंट में कमेंट जोड़ने के लिए सही सिंटेक्स क्या है? तो कमेंट जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है लेस देन और एक्सक्लेमेशन साइन डबल डैश, फिर उसके बाद आप कमेंट लिख दो जितनी चाहे उतनी। ठीक है, और यहाँ पे डबल डैश के साथ में ग्रेटर देन लगाकर इसको क्लोज कर दिया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। और अगर पूछ लिया जाता है कौन से सिंबल यूज़ किए जाते हैं तो ये हटा दो और सिंबल आपके ये देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन भी मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे पाइथन फाइल का सही एक्सटेंशन PY होता है। ठीक है, तो PY यहाँ पर राइट आंसर है सी। ऐसे ही आप देखोगे program.py, script.py इसका एक प्रकार से एक्सटेंशन है। और जो PL है वो पर्ल का है, बाकी पाइथन इस प्रकार का नहीं है, PV नहीं है। चलिए यहाँ पे HTML में कमेंट के मतलब कमेंट लिखने के लिए कौन से टैग लिखे जाते हैं, कौन से टैग के बीच में रखा जाता है? तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस प्रकार का क्वेश्चन भी। राइट आंसर ए हो जाएगा। यह ई-कॉमर्स मॉडल विशेष रूप से सेवा और उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए माहिर है। मतलब सेवा और उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए। तो जैसे कोई व्यापारी है, व्यापारी किसको बेचेगा भाई? व्यापारी को तो बेचेगा नहीं, ये कस्टमर को बेचेगा। तो B2C यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। बिजनेस टू बिजनेस नहीं होगा, B2C होगा। यहाँ पे कस्टमर टू कस्टमर वाला तो एक प्रकार से वो हो जाता है OLX या क्विकर या eBay वगैरह। गवर्नमेंट टू जो आपका कंज्यूमर है वो भी यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी होगा, B2C। ठीक है, तो ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है जो ग्राहकों से सीधे मतलब जो है शॉपिंग के थ्रू यहाँ पे बेचे जाते हैं अपने प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ई का आस्की कोड 01000101 है तो एफ का आस्की कोड क्या होगा?
तो एफ का आस्की कोड अगर बात करें, जो भी आ रहा आंसर, मतलब हमारा 69 या जो भी आ रहा 70, उसका कन्वर्जन देखें आपका बाइनरी में, तो बाइनरी में आएगा इसका बी, यानी कि बी राइट आंसर है, 01000110। ठीक है, एफ का आस्की कोड। ई का तो आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे ई का आपने देख लिया 69 और एफ का देखें तो 70। इसी को अगर बाइनरी में बदलें तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 74 का जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा एक प्रकार 74J का, और इसी का ये आस्की कोड है, मतलब जो बाइनरी फॉर्म में है। 68 बोले तो डी का, और इसका बाइनरी कोडेड फॉर्म, और सी का देखें तो 67, ये इसका बाइनरी कोडेड फॉर्म। इनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जावा नाम को विश्व में किस रूप से जानता, मतलब जावा नाम को विश्व किस रूप से जानता है। जैसे जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, तो जावा एक विश्व में इंडोनेशिया का द्वीप भी है। तो ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, मतलब इंडोनेशिया का एक द्वीप भी है, और प्रोग्रामिंग के तहत देखें तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, प्रिंटर का ड्राइवर है, जबकि एमएस ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो यहाँ देख भी सकते हैं आप, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में अलग अलग श्रेणी, एप्लीकेशन में भी हमने पहले भी देख चुके हैं इसके बारे में। ईमेल एड्रेस या ईमेल अकाउंट के लिए जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते समय निम्न में से किसकी सिफारिश कभी नहीं की जानी चाहिए। तो विशेष अक्षर यानी कि स्पेशल सिंबल होना चाहिए, डॉलर है, @ है, ये चीज़ें हैज़ है, ये लेना चाहिए, बिल्कुल सही। नहीं की जाना चाहिए, पूछा जा रहा। जन्म तिथि और व्यक्तिगत जानकारी, देखिए डेट ऑफ बर्थ और व्यक्तिगत जानकारी कभी नहीं लेना चाहिए। बड़े अक्षर और छोटे अक्षर लेना चाहिए, और इस जो अंक है, नंबर है, वो भी लेना चाहिए। तो लेना क्या चाहिए, नहीं चाहिए बी, मतलब तो जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ और पर्सनल जानकारी आपको कभी भी पासवर्ड में नहीं लेना चाहिए। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, पाइथन को सार्वजनिक रूप से किस वर्ष जारी किया गया है। तो ये किया गया है 1991 में, सी राइट आंसर है। तो यहाँ देख भी सकते हैं पाइथन, देखिए पहला संस्करण जो था 0.90, जिसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग फंक्शन और कोर डेटा टाइप्स थे, str है, लिस्ट है और डिक्ट है, ये शामिल थे। और इसके बाद में यह भाषा अपनी सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। चलिए आगे देखें, तो एक प्रकार के सिग्नल को दूसरे प्रकार के सिग्नल में बदलने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं। तो ये कहलाते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर मतलब आपका सी राइट आंसर है। और यहाँ देखेंगे तो ट्रांजिस्टर जो है एक प्रकार का डिवाइस है जो सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। लाउड स्पीकर आप देखें तो इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड वेव्स में बदलता है। थर्मोकपल एक प्रकार से आपका तापमान को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है। तो सब उदाहरण है ट्रांजिस्टर के, किसके है, ट्रांजिस्टर के। इसके बाद अदर ट्रांजिस्टर की बात करें तो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, स्विच करता है। और रजिस्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है करंट को अपोज करता है। यहाँ पे कंट्रोलर कोई सिस्टम का रेगुलेट करने के लिए काम किया जाता है। नेक्स्ट देखें तो कंप्यूटर चालू होने के बाद उसे चलाए रखने के लिए माइक्रो प्रोसेसर किसका उपयोग कर लेता है। तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर को चलाए रखने के लिए बायोस का उपयोग कर लेता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका मतलब है डी राइट आंसर है। तो बायोस यहाँ पे एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चालू होने पर सबसे पहले चलाता है, माइक्रो प्रोसेसर को निर्देश देता है, और सिस्टम हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड है, मॉनिटर, डिस्क है, इनको इनिशियलाइज और मैनेज करता है। बायोस ही ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया शुरू करता है, और बायोस जो है कंप्यूटर को चालू होने के बाद भी रनिंग स्टेट में बनाए रखता है। ठीक है, बाकी एंटीवायरस की बात करें तो मालवेयर से सुरक्षा करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ज़रूरत के हिसाब से काम करता है। डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर को कंप्यूटर से पहचान कराता है। चलिए नेक्स्ट देखें, जीपीआरएस का फुल फॉर्म, ये पहले भी हमने देख लिया, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। इसका मतलब राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद है आपका यूनिक्स मशीन विकसित, यूनिक्स मशीन पर विकसित एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, क्या इसके बारे में बताइए। तो ये जो है त्रुटियां और अपवाद उत्पन्न करेगा, ये तो कोई गलत है, ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद देखिए केवल यूनिक्स मशीन पर चलेगा। जब जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है तो वो कहीं भी चल सकता है, तो ये भी गलत है। फिर उसके बाद बोला विंडोज़ मशीन पर पूरी तरह कार्य करेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद ब्राउज़र पर जावास्क्रिप्ट टेक्स्ट के रूप में प्रदर्शित होगा, ये भी नहीं, मतलब सी आपका राइट आंसर होगा। जो यूनिक्स मशीन पर बनाएगा वो विंडोज़ पर भी चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल एक्सप्लोरर विंडो में सर्च बॉक्स के कौन कौन से कार्य हैं। तो कैसा है, सक्रिय फोल्डर में फाइल को ढूंढना, बिल्कुल सही। वर्तमान फोल्डर के सभी जो उप फोल्डर है उसके अंदर भी खोजना, ये भी सही है। पूरे कंप्यूटर पर फाइल या फोल्डर को खोजना, ये भी सही है। तो इसका मतलब तीनों सही है, बोले तो डी राइट आंसर है, सभी। ठीक है, मतलब 1 2 3 सभी यहाँ पे राइट आंसर है।
एक्टिव फोल्डर, सब फोल्डर और एंटायर फोल्डर सभी में ये ढूंढ लेगा दिस पीसी के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमने जो है जो आपका सेट 3 है, प्रैक्टिस सेट 3, इसके अंतर्गत कंप्लीट रूप से सारे क्वेश्चन 75 से 80 क्वेश्चन लगभग यहाँ पे कवर किए हैं। साथ ही इनसे बनने वाले जितने भी फैक्ट होते हैं वो सारे फैक्ट हमने यहाँ पे कवर किए हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आप कंटिन्यू इसी प्रकार देखते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जैसे इसमें मतलब लोगों को आप बताते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो उससे क्या होगा, मैं आगे आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर पाऊँगा। तो चलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।